This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो जनाब हमेशा की तरह बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैनुल-अक़वामी मंडियाँ और मुकामी मंडियाँ होंगी। और आज खुसूसी तौर पर तेल की कीमत के अंदर होने वाली कमी के मुतालिक बात करेंगे कि बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमतों में दोबारा से कमी शुरू हो गई और जो शादियाने और शहनाइयाँ बजाई जा रही थीं कि तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से दुनिया भर की मईशत बेहतर हो जाएगी। कभी हम कह रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी अगर तेल सस्ता हो जाएगा, कभी कह रहे हैं कि तेल बढ़ेगा तो फिर हमारी मईशत बेहतर हो जाएगी। हम अभी तक अबहम का शिकार हैं, हमें अभी तक यही नहीं पता कि बढ़ेगी फ़ायदा होगा या गिरेगी फ़ायदा होगा। खैर, इस मुतालिक मैं बात करूँगा। मेरे साथ रोज़ाना की तरह जनाब जुनैद गुल साहब मुआविन मेज़बान के तौर पर प्रोग्राम में शामिल होंगे। वेलकम करूंगा सर आपको। थैंक यू अली, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। और जनाब वाला जो है ये बात आपके सामने रखता चलूं कि तेल की कीमतों के अंदर कमी आपने देखी बैनुल-अक़वामी मंडियों के अंदर एक अजीब किस्म का सैटरडे को जो इनका वो था ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर्स का जो इजलास दोहा में था वो पोस्टपोन हो गया, वो नहीं हो सका बिकॉज बिफोर द मीटिंग सऊदी अरेबिया वाज वेरी वोकल अबाउट इट कि जब तक ईरान अपना आउटपुट फ्रीज की बात नहीं करेगा तो हम लोग उस पर डिस्कशन नहीं कर सकते। तो बिकॉज ऑफ दैट द मीटिंग नेवर हैपेंड। बट हुआ क्या कि जितने भी ऑयल मिनिस्टर्स वहाँ पे आए हुए थे, अराउंड 18-19 मुल्कों के, नॉन ओपेक एंड ऑयल मिला के रशिया सब आए हुए थे वहाँ पे। तो उन्होंने जाके जो कतर के अमीर हैं उनसे मुलाकात की जाके, एंड देयर वाज नथिंग कॉन्क्रीट, जो कि कोई सॉलिड चीज़ निकल के नहीं आई। सिर्फ एक ये हुआ कि एक बहुत ही माइल्ड सा स्टेटमेंट उस मुलाकात के नतीजे में निकला। इसमें कहा गया कि अगर सारे लोग मान जाएं तो हम सब लोग मिलकर जो है वो एक लेवल आउटपुट पे अपनी प्रोडक्शन को फ्रीज कर सकते हैं। विच वॉज अगेन उससे बड़ा एक नेगेटिव सिग्नल मार्केट में गया, जिसकी वजह से आप जैसे कह रहे हैं कि मार्केट उसकी ऑयल की प्राइस गिरनी शुरू हो गई और जो $45 तक पहुंच गया था जनवरी के लो से, अराउंड 60% इंक्रीज हुआ था, नीचे गया बहुत। अरे 45 तक पहुंच गया था ना। हाँ, अब नीचे गया। अब उसके बाद जब ये 40 से एक वैरायटी 40 से नीचे चली गई। ब्रेंट जो है वो आई थिंक वो दोनों नीचे जा रहे हैं। बट ऑब्वियसली अब जाहिर बात है, जब ये एक बड़ी उम्मीदें थी इस मीटिंग की ऊपर सबको कि हम जो है इस मीटिंग के नतीजे में एक अग्रीमेंट हो जाएगा, एक मुआहदा हो जाएगा और उस मुआहदे के नतीजे में लोग अपनी आउटपुट को फ्रीज कर देंगे। अब जो सबसे मज़े की बात है ना उसमें देखने वाली वो ये कि सऊदी अरेबिया जो है ना वो ये चाहता है कि आउटपुट फ्रीज ना हो। उसकी वजह यह है कि कोई ईरान से उसको इतना मसला नहीं है, उसका मेन मसला यूएसए है। बिकॉज इस आउटपुट को फ्रीज ना होने का जो मेन मसला उनकी प्रोडक्शन पे पड़ेगा। एंड यू नो व्हेन जब उनकी प्रोडक्शन में मसला पड़ता है ना तो फिर वो जो एक पूरा जो गेम था जिसकी वजह से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी वो उल्टी जो है ना मुझे नजर आ रहा है कि अमेरिका पे पड़ गई है। बिकॉज अमेरिका ने स्टार्ट इसलिए था सऊदी अरेबिया वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, जो हमेशा ये लोग कोशिश करते हैं, सारी बात है। बट ये कहते हैं ना कि किसी के लिए गड़ा खोदो अपना खुद ही गिर जाता है, तो वो खुद फंस गए इसमें। अब सऊदी अरेबिया ये कोशिश कर रहा है कि आउटपुट फ्रीज ना हो, प्रोडक्शन बढ़ती, बिकॉज देखो उनके पास जो है ना बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है अभी भी और जितना इक्विपमेंट और जितना उनके पास अम्यूनेशन मौजूद है ऑयल इक्विपमेंट का, उसको कभी भी वो कम कर सकते हैं, कभी भी ज़्यादा कर सकते हैं विद इन डेज। किसी और मुल्क को जो है ना उसको कम ज़्यादा करने में टाइम लगता है बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी। इनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि कभी भी कुछ कर सकते हैं। जैसे 1980 की दिहाई में भी इन्होंने कितना कंट्रोल किया था हर चीज़ को। तो अगेन द सेम थिंग इज़ हैपनिंग। तो अगर ये मुआहदा हो जाता तो 15 साल में दोबारा एक दफ़ा ये मुआहदा होता, बट ये नहीं हो सका। ईरान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें वो ये है, जो कि अगेन हमने सऊदी अरेबिया का देख लिया, यूएसए का भी देख लिया। ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि लोगों को ये समझना चाहिए, विच आई फील, मुझे लगता है कि वो सही कह रहे हैं कि हम लोग अगर अभी इस पे वापस नहीं आए अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन में तो जो हमारे पे सैंक्शन हटे हैं उसका भी फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो वो कहना चाहिए ना कि हर किसी के अपने अपने मकासद हैं एंड कुछ सही है, कुछ मुझे तो लॉजिकल भी लग रहे हैं। तो उसकी वजह से बेसिकली जो है वो ऑयल की जो प्राइस है वो दोबारा से गिरनी शुरू हो गई है और हो जाएगी मज़ीद। और जैसे कि लोग शुरू से कह रहे थे कि ये 2017 से पहले जो है ना दोबारा से ये ऑयल दोबारा ऊपर नहीं जा सकता। प्लस एक और बात जो गोल्डमैन सैक्स ने कही थी, उनकी रिपोर्ट ने, वो ये कही थी कि अगर ये ऑयल प्राइस गिर भी जाती है ना तो ये आर्टिफिशियल होगा। और ये पहले भी ऐसा हो चुका है कि जब ये ऑयल प्राइस गिरती है लोग प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं और दोबारा से एक इन्वेंट्री खड़ी हो जाती है। इस ऑयल प्राइस को एक नेचुरल तरीके से वापस आने के लिए ज़रूरी है कि जो इन्वेंट्री जो क्रिएट हो गई है ना वो पहले कम प्राइस के ऊपर ही ख़त्म हो। तो दिस वाज लाइक यू नो अभी ओवरऑल भाई देखो असल में बात ये है कि ये बिग मनी इंटरेस्ट होते हैं, आई विल बी वेरी फ्रैंक, बिल्कुल, और बहुत डॉलर का सरमाया इसमें लगा हुआ होता है।
अरबहा बोल दूं, खरबहा बोल दूं, ऑयल सर, मतलब कम ऑन, ऑयल तो मतलब, और उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ होता है। अब बात यह है कि मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की ख़बर को फैलाने में कि जिसका ताल्लुक जो है बराह रास्त अगर आप समझ लीजिए तो माशी उसूलों के बिल्कुल बरखिलाफ़ होता है। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अभी तक एक कन्फ्यूजन है, कभी बोलते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की रेफरेंस से आपकी इजाज़त से, प्लीज़ प्लीज़, तो हमारे यहाँ कन्फ्यूजन है। स्टॉक एक्सचेंज के एनालिस्ट अब परेशान बैठे हुए हैं। एनर्जी आप जानते हैं कि उसको हैवी पोर्शन कैरी करता है आपकी मार्केट में, बहुत बड़ा पोर्शन है ना एनर्जी का, उसमें ऑयल एंड गैस भी, एक्सप्लोरेशन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। तो अब आपका इन्हिसार जो है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर है, आपकी मईशत का, टू बी वेरी फ्रैंक, इन्हिसार उस पर है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इसकी कीमत में इजाफा होगा तो आपकी मईशत में स्टॉक एक्सचेंज की रेफरेंस से बेहतरी आएगी। देखो ना यार, अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई एक ऐसी कंपनी है जिसकी इन्वेंट्री में लॉस ऑफ वैल्यू हो जाती है, जिसकी प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है वो कम हो रही है, तो उसके मार्जिन्स भी कम हो जाएंगे। अब ये उस दिन भी मैं और आप बात कर रहे थे ना कि जब प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी तो मार्जिन कम हो जाएगा आपका, तो फिर मईशत के लिए बेहतर कैसी होगी? देखें, देखो यार, ओवरऑल के लिए, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा सर, स्टॉक की बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ स्टॉक की बात कर रहे हैं। फिर यार स्टॉक्स में भी जो ना, आई थिंक वो जब उस दिन बात करते हैं ना कि डाइवर्सिटी और डेप्थ और ब्रेड्थ की वजह से, अगर सबने हमारा जो मेजर पोर्शन है वो ऑयल एंड गैस में खड़ा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में, उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जब उसको डाइवर्सिफाई करेंगे तो ऑयल जो आप बात कर रहे हैं ना, तो देयर बी सो मेनी अदर थिंग्स हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट कि सिर्फ हमको ऑयल की प्राइस देख के स्टॉक मार्केट का जो ना वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, बात जैसे आप मैं देखें स्टॉक एक्सचेंज की रेफरेंस से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज से मुंसलिक कारोबार के अंदर हैं। तो जब स्टॉक एक्सचेंज से मुंसलिक बिजनेस के अंदर होंगे तो जी, तो स्टॉक एक्सचेंज वाले ये पूछेंगे कि जी स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी है या कमी है। अब बात ये है कि टेक्सटाइल की, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की, लेट्स पुट इट दिस वे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग का बहुत कम मैं इस वजह से कहूँगा कि अगर टेक्सटाइल को उठा लें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है लेकिन उसका शेयर मार्केट में बहुत ही कम। तो कीमत और कदर की सारी बात होती है, सारी दो तीन सेक्टर हमारे हैं, शुगर, सीमेंट एंड ऑयल एंड बैंकिंग, चार है बेसिकली। ये अहमियत के हामिल हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि एक तो तेल, आई थिंक मैं भी कल जिस दिन आप नहीं आए थे उस दिन प्रोग्राम में हमने स्टॉक एक्सचेंज से एक साहब को ऑनलाइन लिया था। अच्छा, उन्होंने ये कहा था कि दिसंबर 2015 में जो है ना, जो पैकिंग थी स्टॉक एक्सचेंजेस की, मैं दुनिया भर की अब बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, ऑयल के उतार चढ़ाव की वजह से जो स्टॉक एक्सचेंज में फर्क पड़ रहा था ना, वो उससे डीपैक हो गया। यानी देयर इज नो चेंज इन ऑयल प्राइस, स्टॉक एक्सचेंज का ऊपर चढ़ना या गिरना ऑयल की प्राइस के ऊपर नीचे होने से। दुनिया भर में ये फिनोमेना वो कह रहे हैं वो देखा जा रहा है, एंड आई थिंक व्हिच इज राइट कि ऑयल के फर्क से इतना कोई स्टॉक एक्सचेंज, अब ज़्यादातर जो फर्क जो मैं देखता हूँ जो पड़ता है ना, वो पड़ता है चाइना। चाइना की जो IMF ने उसकी GDP ग्रोथ को बढ़ा दिया, अगेन पॉजिटिव सेंटिमेंट। तो आई थिंक इट्स मोर ऑन द इकोनॉमी बेस्ड थिंग रादर देन ओनली ऑयल। बात आपकी उस हद तक दुरुस्त होगी कि जो चीज़ें आजकल हो रही हैं, लेकिन दर हकीकत जो बात यह है कि अगर एक छोटी सी चीज़ भी अगर तब्दील हो जाती, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उसके मसले मसाइल पैदा होते हैं। जैसे कि पाकिस्तानी रियल एस्टेट में भी आजकल एक तहलके का समा है। आपको दूसरी तरफ थोड़ा सा ले आया, फिर डेली टाइम की 6 सुर्खियों की तरफ ले आऊँगा। आपको पता होगा कि रियल एस्टेट के अंदर भी आजकल कुछ मामला ठंडे गर्म हो रहे हैं, पता है ना आपको, खबरें आ रही हैं, कुछ किराए बढ़ जाते हैं, घरों की कीमतें बढ़ जाती हैं। नहीं सर, यहाँ पर तो मज़ा कुछ और ही है। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि रियल एस्टेट के कुछ प्रोजेक्ट लगते हैं, पता नहीं आँख क्यों हिलना शुरू हो जाती है, एकदम फड़क उल्टी आँख है। तो बात ये है कि कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होते हैं जिनकी कीमतों को गिराना होता है चंद लोगों ने, चंद तबकात ने उसको गिराना होता है, तो उसके बारे में खबरें आना शुरू हो जाती हैं, फैसले आना शुरू, मतलब वैसे बता रहा हूँ, खबरों की बात कर रहा हूँ, खबरों के साथ कानून और अदल की बात नहीं कर रहा मैं कुछ। बात यह है कि उसकी कीमत कम करनी होती है तो वो कम हो जाती है, और फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स की कीमत को बढ़ाना होता है। देखिए ये सब एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं, समझ गए ना आप बात। तो आजकल रियल एस्टेट के अंदर मसले बहुत सारे हो रहे हैं, लोगों ने बहुत सारे सवालात भेजे हैं, अली भाई क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो ऐसा भाई सिलसिला होता है कि जो चंद रियल एस्टेट स्कीमें होती हैं उनके ऊपर कंपीटिंग रियल एस्टेट स्कीमें जो हैं उनका बहुत दबाव और प्रेशर होता है। तो ये उसकी वजह है। कीमतें जो आप बात कर रहे थे मखसूस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की, कि वहाँ पर कीमतें आजकल सप्रेस हो गई हैं। हाँ ठीक है, वक्ती तौर पर ये गेम ही रिस्क का है,
जो सर देखिए जो खाली प्लॉट होता है ना, ये हमेशा रिस्क का गेम होता है। अब एक चलें इससे छोड़ के पोर्ट कासिम की गेम बताता हूँ आपको। एक वक्त आया, आज से कोई 5 साल पहले, 5 साल पहले, पता नहीं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, 5-6 साल पहले, हर बंदा जो है वो पोर्ट कासिम की बात करना शुरू, पोर्ट कासिम जो है ना गवादर नहीं बन रहा, पोर्ट कासिम को उठाएंगे, पोर्ट कासिम अब बनेगा, गवादर नहीं बनेगा, पोर्ट कासिम बनेगा, हैं इस तरह बनेगा, फलां पता नहीं अल फलां उसकी वो जोन में जो है ना प्लाट पकड़ लो जल्दी, ओ तो गवादर बनने वाला है, तो गवादर बनने वाला है ना। लेकिन मुझे पता था कि अभी तक गवादर ही नहीं बना, तो पोर्ट कासिम कहाँ से गवादर इज बाय द वे, मैं थोड़ा सा एक खबर मैंने पढ़ी थी वीकेंड के ओवर जुम्मे को हम देख रहे थे, तो उसमें लिखा था 2017 के एंड तक, बट आई थिंक मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, इट लुक्स गुड सर। एंड नहीं सर, एक बर्थ जो सी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी वो बिल्कुल फंक्शनल प्रॉपर हो गई है, और दूसरी बर्थ पे भी काम शुरू हो गया। उसकी वजह अगेन जो हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं कि आर्मी हैज़ अ स्पेशल फोकस ऑन गेटिंग दैट थिंग कंप्लीटेड। तो आई थिंक जब वो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हमारे ये वाला इदारा जब कहीं पे आ जाए मतलब, तो फिर वो तो काम होके रहता है सर। मगर मैं तो आपको पोर्ट कासिम का बता रहा था ना, पोर्ट कासिम का एक जुनून तारी हो गया। हर रियल एस्टेट एजेंट के पास आप जा रहे हो, कह रहे हैं पोर्ट कासिम का प्लॉट पकड़ लो, अब प्लॉट का कुरंगी छोड़ो यार। मैं कुरंगी में इंटरेस्टेड था थोड़ा, है मुफाद था, मुफाद बोले कुरंगी छोड़े, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं चल रही, पोर्ट कासिम चल रहा है, पोर्ट कासिम। हुआ क्या, रिकोडिक। अब मैंने लफ्ज रिकोडिक का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो चीज फेल हो जाए ना उसको मैं कहूंगा रिकोडिक। एमनेस्टी स्कीम्स रिकोडिक हुई थी हमारी। नहीं यार देखो ना, मेरे मुल्क के अगर जज्बात के साथ खेला जाएगा, देखो कल मैं बैठा हुआ था, मैं कहा चलो ये तो इकोनॉमिक इश्यूज पे बात कर ली। कभी कभार देखो मैं इसलिए इससे हट जाता हूँ क्योंकि देखो जो बात हम करते हैं ना, इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होती हैं। लोग जो है ना वो कत्ल माफ़ कर देते हैं, लेकिन अपने माशी कत्ल को माफ़ नहीं करते। राइट। तो अगर मैं टेलीविज़न के ऊपर कोई भी बात कर दूं जिससे किसी के माशी मुफादात को नुकसान पहुंचे, ठेस पहुंचे, तो वो आग बिगोला हो जाएगा। कत्ल माफ़ कर देगा लेकिन 2 पैसे का नुकसान माफ़ नहीं करेंगे, दुनिया भर का असूल है। तो आपको थोड़ा लाइट माइंड पे ले जाता हूँ। जुनैद गुल साहब, हम बात कर रहे थे ना जैसे कि इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में, तो सोशल इश्यूज़ के बारे में भी देख लें। अब से नो टू वीआईपी कल्चर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी। जुनैद गुल साहब से मैं गुफ्तगू कर रहा था, मैं इनसे पूछ रहा था कि अहम माशी वाक़यात जो पाकिस्तान में पेश आते हैं, रिकोडिक के पस मंज़र में मैंने आपको बताया। थोड़ा लोग कहते हैं कि अली नासिर इज़ वेरी पेसिमिस्टिक एंड सम पीपल यू सी दे लाइक द काइंड ऑफ टॉक दैट सम पेट्रियोटिक एंकर्स डू, पॉपुलिस्टिक और गलत ऑप्टिमिज्म यार, वी शुड बी रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। तो अब वो क्या है कि वो बड़ा बुरा मानते हैं इस चीज़ का, लेकिन मैं इनको हक़ाइक़ की सर रोशनी में आपके सामने पेश करता हूँ। अब आपके सामने कुछ ऐसे वाक़यात पेश करता हूँ जिन्होंने मार किया आपके मुल्क को पिछले 5 साल के अंदर। जो मैं इस चैनल के अंदर रहा तो जितने वाक़यात के ऊपर हम लोगों ने प्रोग्राम मुतबातिर देखे भी और किए भी। आपके मुल्क के अंदर सर एक बहुत बड़ा मसला पेश आया। एबटाबाद से आपके यहाँ एक बड़ा ही मशकूक शख्स पकड़ा गया और फिर उसको यहाँ से ले जाया गया, और फिर किस हालत में ले जाया गया ये मुझे पता नहीं, समुंदर में जाके फेंक दिया उसको। ठीक है, जो भी था उसकी इंक्वायरी हुई, हमें कुछ पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, छोड़ दो ना, छोड़ दो, सही है। ये हुआ, लोगों ने बोला बहुत बड़ा मसला हो गया, ये तो बहुत बड़ा इशू हो गया, हम छोड़ेंगे नहीं, खा जाएंगे, हाँ वो खत्म। फिर उसके बाद सर एक और वाक़या पेश आया जिसका नाम था मेहरान गेट। उसमें मौजूदा हुकूमत के भी लोग, साबका हुकूमत के भी लोग, और कुछ ऐसी हमारे मुल्क के अंदर इदारे हैं उनका नाम भी आया कि जिनका नाम लेते हुए मेरे पर जल जाएंगे। क्या हुआ? ठुस ठुस ठुस। फिर उसके बाद सर रिकॉर्डिंग अभी नहीं आया, अभी तो रिकॉर्डिंग आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद सुने, यहाँ खत्म नहीं हुआ। उसके बाद आपके यहाँ एक और आया, ये मेहरान गेट इकोनॉमिक स्कैंडल था, मेहरान बैंक स्कैंडल जिसे कहा जाता है, आपने इसे मेहरान गेट कह दिया। फिर उसके बाद कौम का टाइम ज़ाया किया एक मेमो गेट के पीछे। एक पुरस्कार शख्सियत मंसूर एजाज अमेरिका से तशरीफ लाना, वहाँ से वीडियो कॉल के जरिए लोगों से बातें करना। मंसूर एजाज नाम था, क्या था उसका नाम? आई डोंट नो व्हाट हिज नेम वाज ना। तो वो खैर उनका एक ड्रामा खेला गया, 1.5 साल टाइम का, मुल्क का टाइम तेल किया गया, नॉनसेंस बातों के ऊपर वक्त ज़ाया किया गया। आज इनका बयान आ गया, आज उनका बयान आ गया, आज हुसैन हाकानी पे इल्ज़ाम लगा दिया, आज हुसैन हाकानी पे वो इल्ज़ाम लगा दिया, आज मंसूर एजाज ने ये इल्ज़ाम लगा दिया, आज उसने ये इल्ज़ाम लगा दिया। एक ड्रामा खेला गया इस मुल्क के साथ, एक बेवकूफ़ बनाया गया पूरी कौम को, एक बत्ती के पीछे लगा के भगाया गया। ठीक है सर, इसके बाद ख़त्म नहीं हुआ ना 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 ना,
फिर एक बच्चा था सर, उसका बड़ा नाहक कत्ल हो गया, उसका नाम था शाहजेब, जस्टिस फॉर शाहजेब, शाहजेब नाम था ना बच्चे का, है सर। अब जस्टिस फॉर शाहजेब हुआ, पूरी कौम को बत्ती के पीछे लगाया गया, नाच गाना किया गया, टक्करें मारी गई, कॉन्सर्ट्स, विजिल्स, क्या क्या नहीं किया गया, तमाशे। क्या हुआ, क्या लफ्ज बोला मैंने, ठीक है, अच्छा ये खत्म हो गया, नहीं नहीं खत्म नहीं हुआ अभी, खत्म नहीं हुआ अभी। फिर उसके बाद एक और ड्रामा शुरू हुआ, वही थर कोल प्रोजेक्ट, थर में कोयले की कान नहीं हीरे की कान निकल आई। अब उसके ऊपर जाके नाच बसंती, और इतना उसके ऊपर कूदे कि कहीं कोयला निकल के बाहर खुद आतिश, कहते हैं ना आतिश ज़दा हो जाए, खुद आतिश ज़दा हो जाए और उससे एनर्जी पैदा होनी शुरू हो जाए। तो क्या हुआ क्या लफ्ज बोला, रिकॉर्डिंग हो गया। ये तो सारे गुजर गए, बट अभी एक मौका है आपके पास, इसकी अच्छी इंक्वायरी कर लें। जो आपके हाथ में एक चीज़ है अभी, वो मैं निजी टीवी वीकेंड में देखता रहा हूँ कि वो कि फाइनेंस मिनिस्टर मिल लिए जाके किसी से, फिर उन्होंने कहा नहीं, उनकी ट्वीट आई, वो भी पूरी कहानी बता, मैं जाके मिल नहीं, वो वकार मसूद साहब जो हैं वजीर, वो जो सेक्रेटरी हैं वो मिल लिए। सर इस वक्त मौका है सर, हाथ जोड़ के प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड, उसको सही से कर लें। दुनिया भर में इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। आप फंसने वाली बातें करते हो। नहीं सर, मैं वो बातें करता हूँ साबका अदवार की, जिनमें बंदा फंसा नहीं। आपकी बातों के रेफरेंस से हाथ जोड़ के, और मैं इस वाले रेफरेंस सर, जो हमारा एक मुरीद नियाजी साहब थे, ठीक है सर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी गजल, एक बड़ा अच्छी एक, मैं आपको इजाजत दे देता हूं सर, प्लीज सुन, लेकिन इस चीज की इजाजत नहीं है कि आप गलत पढ़, मैं देख के पढ़ूंगा और मुख्तसर पढ़ना है, मैं देख के पढ़ूंगा। सर वो कहते हैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ, बड़ी देर मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बनाना हो, बहुत देरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। सर आखिरी चलो सही, बहुत दिस माय फेवरेट। अच्छा, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, क्या बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ, हमेशा देर कर सर देता हूँ। किसी को भूल जाना हो तो मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। मैं किसी वजह से क्या पढ़ा था मैंने, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट। बट हमेशा पाकिस्तान में हम देर कर देते हैं सर। ये इस वक्त मौका है सर इकोनॉमी को रिवाइव करने का, इसको इस दफा कैप कर ले, जो कसूरवार है, जो नहीं है उससे माफी के साथ, उसको हम नहीं कुछ कह रहे, बट जो है कसूरवार उसको पकड़ ले। सर मैं एक चीज जरूर कहूंगा यहाँ पे, एक और चीज सर, कि एक निजी चैनल में मैं देख रहा था सर, मिफ्ता इस्माइल साहब आए हुए थे, उनको सर सुन ले सर, हम लोग जो बातें हम आपके पर जलते हैं कहते हुए ना, अब ये लोग टीवी बातें कर रहे हैं, मैं हैरान था कि इस तरह की खुली बातें हो रही है गली। सर सुन ले प्लीज। उनको एक एंकर ने ये बोला, बहुत मशहूर एंकर है, इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। उन्होंने बोला, मिफ्ता साहब, सर जी आपको जवाब अल्लाह को देना है, नवाज शरीफ को नहीं देना। सर सच बोले, सर सच बोले। अच्छा, ये आपने मैं टीवी में सुनी है बात यार, मतलब मैं लोग बात खुली कर रहे हैं, कह रहे हैं सर आपको शायद मौका मिल जाए, अगर वो स्टेप डाउन करते हैं तो इसाक डार साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे, आप इस चक्कर में लगे। उसने बोला एंकर ने उनको, एंड ही वाज क्वाइट, ही हैड टू लिसन टू हिम। मतलब ऐसी बातें हो रही है सर। फिर वही बात, हमेशा देर कर देता हूँ सर। हाथ जोड़ के गुजारिश प्लीज, मैं थोड़ा इस मुल्क के मैंने मुरीद नियाजी फ्राइडे पूरा वीकेंड में देखता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ, मेरा बड़ा जबरदस्त मूड है। नहीं, आपका मूड मैं बहुत अच्छा करता हूँ और अच्छा करता हूँ। आखिर में मैं जाते जाते एक कथा आपको सुना दूंगा, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, जो मैंने आपको भी पार्लर में भी सुनाया। अच्छा सुनिएगा मेरी बात। अब एक और इकोनॉमिक, लोग बोलते हैं यार आप पेसिमिस्टिक बातें करते हैं। यार देखो, मेरी उम्मीद तो बने ना। अब ये आपके सामने एक और चीज रखता हूँ, पोर्ट कासिम को डेवलप किया गया एज एन ऑल्टरनेट पोर्ट, सुन लें आप, और यह बनाया गया किस तरह, इस तर्ज पे बनाया गया जैसे जर्मनी में राइन रिवर के ऊपर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लगाए गए। क्या हुआ पोर्ट कासिम का? अब ना बोलना यार, वरना रिकोडिक वाले नाराज हो जाएंगे। सुन लो, फिर उसके बाद अब आया रिकोडिक, 200 अरब डॉलर का खजाना मिल गया, अमरू अय्यार और जनाब क्या अफरा सयाब की जंग, और जनाबे वाला एक तमाशा क्रिएट हुआ इस मुल्क के अंदर। एक कौम को बेवकूफ बनाया गया, एक कौम को ख्वाबों की दुनिया में ले आया गया कि अच्छा सर जो अमाउंट बताया, एक दफा सुने आप, इतनी दूर की उड़ाई, सुन ले, इतनी दूर की फेंकी, यानी इतना सोना दुनिया की तारीख में कभी निकाला ही नहीं गया जितना सोना इन्होंने बोला रिकोडिक में मौजूद है। सर सुन रहे हैं आप? मैंने एक दफा किसी के साथ प्रोग्राम कर रहा था तो या किसी का कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने जितने टन बोले ना कि इतना टन सोना रिकोडिक के अंदर मौजूद है, यकीन करें नेट पे चले जाएं नाजरीन, इतना सोना दुनिया की तारीख में कभी आज तक माइन ही नहीं हुआ।
यानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने का नया तरीका निकाला गया। चलें यहाँ ख़त्म हो जाता तो ठीक। राइट। अच्छा सर, यहाँ वाक़यात ख़त्म नहीं हो रहे जिनके पीछे कौम का टाइम ज़ाया हुआ है। राइट। कौम का टाइम कहाँ कहाँ ज़ाया हुआ मैं आपको बताता हूँ। राइट। कौम का टाइम कहाँ कहाँ ज़ाया हुआ आप मेरी बात सुनिए। बिल्कुल। आरपीपी के ऊपर कौम का कितना टाइम ज़ाया किया गया? सुने सुने, एक कश्ती आई, उसका नाम था कड़ाके, आगे समुद्र के किनारे खड़ी हो गई बिजली देने के लिए। राइट। पता है आपने देखी है वो? देखी थी आपने? सुना था सर उसके बारे में। अब एक किश्ती लाके खड़ी करी, नाम उसका था कड़ाके, उसको लाके यहाँ रख दिए, कौम के कड़ाके निकाल दिए हैं। बिजली कोई नहीं खरीदी, या पता नहीं बहुत कम खरीदी, म्युनिसिपल उसकी कोई वायबिलिटी या फिजिबिलिटी होगी। रेंटल पावर प्लांट के पीछे आपने एक हमारे बेचारे वजीर आजम का नाम जो है, साबका वजीर आजम का नाम राजा रेंटल नहीं, मैं तो उनको राजा परवेज अशरफ कहता हूँ यार। रेंटल आपने क्यों कह दिया? उनका लोगों ने। नहीं, उनका नाम मैं आपको बता रहा था, आप हमेशा उस तरफ चले जाते हैं ना। मैं हर वक्त तमस्करा नहीं उड़ाता मैं। नहीं, मैं तो बता रहा हूं जो उनके बारे में, बेचारे के बारे में कहा गया था, लेकिन कहा गया ना, उसका मजाक। मुझे बताओ, क्या कौम का टाइम आपने ज़ाया किया? 3 साल उस आदमी को आपने राजा रेंटल बोला, तमाशा क्रिएट किया, ना उसको सजा दी, ना हमारा कोई फ़ायदा किया, टाइम ज़ाया। तो इसका मतलब है कि अब मैं इस मुल्क से और इस कौम से और इसके निज़ाम से मुकम्मल तौर पे नाजरीन नाउमीद हो चुका हूं। आप चाहें तो स्क्रीन के ऊपर उठाकर एक जूता फेंक दें मेरी तरफ। हमेशा देर नहीं, मैं माजरत चाहता हूं यार, हमेशा देर कर देते हैं यार आप भी। बड़ी जल्दी, आप बड़ी देर लगी आपने। नहीं यार, मुझे उम्मीद थी, यकीन करो मुझे उम्मीद थी। मैं उन 2 खवातीन वो जो शारजा के अंदर हाथ उठा के दुआएं किया करती थी, पाकिस्तान टीम हारे या जीते, मैं उनकी तरह का दिल रखता हूं यार। मैं दुआ करता था पाकिस्तान चले यार बेहतरीन, आज भी चलेगा इंशाल्लाह, लेकिन अगर इसी हालत में चलेगा तो वो। मैं सर एक किस्सा सुनाऊं आपको इस बारे में, एक और बड़ा अच्छा किस्सा है सर। ये जो आपके फैज़ अहमद फैज़ और हबीब जालिब थे ना, ये बड़े इनकी जो पोएट्स अगेन यू नो दे आर वेरी विजनरी, दे हैव बीन वेरी विजनरी। शायरी निज़ाम की तरफ जा रहे हो सर, सुन ले। बताओ बताओ सर। एक दफ़ा ये हबीब, ये लोग चाय कॉफ़ी की कहीं बैठ के पीते थे कराची में, उस ज़माने में बड़े कॉफ़ी शॉप्स होते थे। तो हबीब जालिब बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, तो बड़े परेशान थे। एंड ही वाज टेलिंग पीपल यार कि मैंने सुना यार कि पाकिस्तान जो ना चल नहीं पाएगा यार, जो हालात चल रहे हैं। तो बड़े फैज़ अहमद फैज़ आया उस मीटिंग में, फिर वो भी चाय पीने आ गए। उन्होंने कहा यार कि ये क्यों परेशान है? उसने कहा यार मैंने सुना यार कि पाकिस्तान चल नहीं पाएगा, इस तरह हालात चल रहे हैं ना। दिस इज अबाउट आई थिंक मिड-60s लेट 60s की बात हो रही है शायद। तो वो कहने लगे फैज़ अहमद यार मुझे इससे भी ज़्यादा एक खतरनाक बात पता चली है। कहते वो क्या है, इससे खतरनाक क्या बात होगी? उन्होंने कहा यार ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा यार। और यही नाम यार आज से 50 साल पहले एक बंदा ये बात बोल रहा है और ये हो रहा है यार। सर देखें, मुस्तकबिल देख सकते हैं दूरंदेश लोग, और आपने बड़ी अहम बात की, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। इससे ज्यादा और बड़ा क्या नुकसान हो सकता है कि ऐसे ही चलता रहेगा। सर डेली टाइम्स की शेष सुर्खी, अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू होल्ड रूलर्स अकाउंटेबल, इमरान खान। यार लेकिन एक काम यार उन्होंने गलत किया यार, कल बेचारी जमामा के घर के बाहर इकट्ठे हो गए यार, नारेबाजी करी। अरे मैं समझ नहीं क्यों उसकी जो जमामा की वालदा साहिबा वो पूछ रही है, हैव वी डन समथिंग रॉन्ग? I mean that's what I'm sure she must have asked like this. वो इतनी मासूम है वो भी। वो इमरान खान बोल रहा है तकरीर में, वो मुझसे पूछ रही है कि वो हमने गलत काम कर दिया है क्या? भाई इमरान खान की वाइफ ना सही, लेकिन उनकी बच्चों की माँ तो है ना। I know but the question was like have we done something wrong? कोई बात भी है तो सही बोला ना उसने, उस बेचारी ने क्या गलत किया? उसका बेटा तो मेयर बनने वाला है लंदन का, पता नहीं क्यों हो रहा है। जैक गोल्डस्मिथ जो है, I know वो मुमकिन तौर पर जो साहबजादे हैं दोनों, वो उसके लगे हुए थे कैंपेन। हाँ, उनके मामू मेयर लगने वाले हैं। हमारे मामू लगने वाले हो ना तो आप हमारे भी टोर देखे, हमारे मामू लगने वाले हो तो। न्यू करप्शन स्कैंडल ऑफ ₹2.32 सर पढ़ तो दूं। न्यू करप्शन स्कैंडल ऑफ ₹2.32 बिलियन सर्फिसेज इन फॉरेन ऑफिस। ना भाई ना, फॉरेन ऑफिस के बारे में वो हमारे बेचारे दोस्त कलासरा को भी नोटिस भेज दिया, ना भाई ना हम नहीं बोलेंगे। सर मॉरिशस की सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाई हुई हैं, बहुत ही जो हैं वो सुलझी हुई खातून लग रही। प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस को हम सलाम पेश करना चाहेंगे, डॉक्टर बीबी अमीना फिरदौस गरीब फ़कीम, जो कि पाकिस्तान तशरीफ़ लाई हैं और मेरे ख्याल कल कराची भी तशरीफ़ लाई थी और शायद गवर्नर साहब से मुलाकात भी हुई उनकी। तो मैं भी सर देखें, मॉरिशस जो है इसकी बड़ी अहमियत है और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर अहमियत है। तो हमारे यहाँ ये है कि कुछ ऑफशोर कंपनी भी आसानी से बन जाती है मॉरिशस में, पता है ना आपको। आप जहाज़ में जाएं, घूम भी लें फिर भी लें, वहाँ पे बड़ी इंडियन फिल्में शूट हुई हैं और आजकल ड्रामे भी वहीं शूट हो रहे हैं। और फिर ऑफशोर कंपनी खोल के आप आ जाएं और पाकिस्तान के अंदर आप बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं अपना मॉरिशस में रजिस्टर करवा के, पूछने वाले का। देखें जी
इसमें कोई चीज गैर कानूनी नहीं होती। यह हमारा अपना पेशा है और पाकिस्तान में जो है ना, गैलप पाकिस्तान ने एक सर्वे किया है जिसके हिसाब से आई डोंट नो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। मैं तो डेफिनेटली जो कैटेगरी, मैं नालायकों की कैटेगरी में फॉल करता हूं। पहले बता दिया 47% of Pakistani women claim to make financial important decisions in consultation with their husbands. On the contrary, 23% men only they consult their wives or spouses कि यार मैं फाइनेंशियल डिसीजन से पहले। ये गैलप पाकिस्तान क्या है, व्हिच आई थिंक रिप्रेजेंट्स द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान एज वेल, दैट्स द वे इट इज। बट मैं उस 23% वाले में फॉल करता हूं। आई डोंट नो आप कहां पे फॉल करते हैं। दूसरी खबर मैं फॉल करता हूं उस कैटेगरी के अंदर जो बेचारा अपने लिए कुछ भी नहीं करता, जो कुछ करता है वो वाइफ के कहने पे करता है। पता नहीं मेरे माथे पे कहीं लिखा हुआ, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। 23% में आ गए। अच्छा, IFC जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मैं पढ़ देता हूँ बट हैरान हूँ। ये वाशिंगटन गए हुए थे डॉक्टर वकार मसूद साहब, जो आपके सेक्रेटरी जो है फाइनेंस के, बड़ा नाम लिया जाता है इनका, अच्छे और बुरे जैसे भी लिया जाता है बहुत नाम इनका, कि हर जगह इन्वॉल्व रहे हैं, हर गवर्नमेंट में रहे हैं ये। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन IFC हैज प्रेज्ड पाकिस्तान इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब जो वर्ड प्रोसेसर सुन ले, क्या बात, एंड स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन दैट हैज ब्रॉट अबाउट अ टर्न अराउंड इन द कंट्रीज इकोनॉमी। वाह वाह, टर्न अराउंड का लफ्ज मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था। टर्न अराउंड जितना बर्बाद पाकिस्तान में हुआ है ना, ये लफ्ज कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ सर। फिर दोबारा हर चीज टर्न अराउंड। अबे यार किधर से टर्न अराउंड हो गया भाई? देखो, संजीदा प्रोग्राम के अंदर मजाक ना किया करो। मैं जो बातें करता हूं मजाकिया अंदाज में संजीदा बात करता हूं। इन अ मीटिंग विद द पाकिस्तान डेलीगेशन लेड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर वकार मसूद खान इन वाशिंगटन। नहीं, डॉक्टर वकार मसूद तो पनामा के उसके साथ थे यार। वो वहां किस तरह गए? वाशिंगटन में था ना वो, बिल्ली होंगे वकार मसूद साहब तो वहां है। उसने बोला है मैं उनके साथ बैठा हुआ था। नहीं तो अब ये यार सारा वक्त जाकर उसके बैठ रहेंगे क्या? नहीं यार, वो बोला है उन्होंने, वकार मसूद साहब, उन्होंने बोला है वकार मसूद साहब मेरे साथ बैठे हुए थे। 10 लोगों से जाके यार ये लोग बड़ी तेजी से निकलते हैं और मैं और तुम एक ही जगह बैठे रहते हैं। ये क्या चक्कर है? ये कभी वाशिंगटन पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं। अच्छा, मेरी बात तो सुनने आप, बड़ी अहम बात है सर। KCR कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है। हमारे डेली टाइम्स में अपेयर हुआ है, एम्स टू मिनिमाइजिंग ट्रैफिक कंजेशन। सर बात यह है कि एक पाकिस्तान में भुट्टो साहब के दौर में भी और उससे पहले भी मास ट्रांजिट प्रोग्राम के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती थी। लेकिन मास ट्रांजिट प्रोग्राम के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसको आप मजाक ना समझिएगा, बड़ा संजीदा है। मैंने इसके बड़े कागजात और दस्तावेजात पढ़े हुए हैं। तो मसला ये था कि जापान वाले जो है इसको करना चाह रहे थे। वो जो खोदा तो पानी, हाँ, जहाँ खोदे ना वहाँ से पानी की पाइप निकला है। कराची में पानी किसी के पास नहीं। जहाँ खोदें वहाँ बिजली की वो तार निकला है, भले कराची में बिजली किसी के पास नहीं। जहाँ खोदें, चलो गैस तो आती, गैस पाइपलाइन निकला है। अब ये परेशान यार कि इतनी सर्विसेज और लोगों के पास यूटिलिटी कोई भी नहीं। मतलब सबसे पहले तो वो एशिया चौपंज में पड़ गए ना जापानी। उन्हें सबसे पहले ये तहकीक करनी थी कि एक शहर है जिसके चप्पे चप्पे में कोई ना कोई पाइपलाइन, कोई तार बह रही, कोई पाइपलाइन बह रही है, कोई तार में बिजली जा रही है, किसी में कोई गैस जा रही है, और ये सारे तड़प रहे हैं सड़कों पे निकले हुए, कोई पानी के लिए निकला हुआ, कोई बिजली के लिए निकला हुआ। ये समझ नहीं आ रही। पहले जापान ने ये मुअम्मा बना लिया। मेरे ख्याल बहुत सारे बच्चों ने इस पर PhD कर लिया होगा कि ऐसा भी मुल्क है दुनिया के अंदर जहां पे हर जगह पर खुदाल लगाओ तो अंदर से कुछ ना कुछ निकल आता है, लेकिन है कुछ भी नहीं है। सर यहाँ पर आगे में थोड़ा चल, लोग बोलते हैं बड़े नाराज, बड़े पेसिमिस्टिक, बड़े दिल जले से आदमी हो। वो ये दिल जलने की तो बात है ना सर। आप मुझे बताएं, एक और वाकया आपसे भूल गया। 6 महीने इस कौम का टाइम तेल किया गया। सुनिए, एक वाकया पेश आया। राइविन डेविस एक बंदा था। राइविन डेविस पता है कौन था? नहीं, वो अमेरिकी जो भाग गया था बाद में। भाग गया। देखो अब गलत बात की ना। उस बेचारे का क्या कसूर? नहीं, उस बेचारे का क्या कसूर? आपने कहा भाग गया था। भाग नहीं गया था, आपने खुद उसको अपने निजाम के तहत। तो यार आपने पूरी कौम, पता है क्या, इससे लोगों का भरोसा हट गया। अब अगले दिन वो हार्ट टॉक BBC के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग आजकल फेसबुक पे बहुत ज्यादा। मुझे उस पे एक एतराज है मगर उस प्रोग्राम पे। देखो वो जो प्रोग्राम है बहुत, मैं जनरली जो बात सही है उसको डिफेंड, मतलब मुझे एक छोटी बात में अजीब सी लगी। हार्ट टॉक में बड़ा पहले बहुत, मतलब जब टिम सेबेस्टियन बड़ा देखता, मैं भी देखता हूं। वो टिम सेबेस्टियन करता है, आई डोंट लाइक दैट मच। वो टिम सेबेस्टियन वाला जो तरीका था ना, अच्छा उसमें उस बच्चा जो हसन जो छोटा वाला बेटा है उनका, एक तो वैसे ही इनको ज़्यादा बोलना बेचारों को, कम्युनिकेशन कितनी अच्छी नहीं है। उसके बाद यार वो जो छोटा वाला बच्चा, बहुत छोटा उम्र उसकी बड़ी छोटी है उस वक्त, उसको हार्ट टॉक को बुला के बात करना, मैं तो हैरान था वो आया क्यों वहाँ पे। हार्ट टॉक इज नॉट फॉर किड्स ऑफ हिज एज, जो उसकी उम्र उस वक्त थी। नहीं सर, नहीं देखे पस मंजर नहीं पता ना, जो भी पस मंजर था, किसी बड़े को बुलाते यार, बच्चे को बुलाने क्या फायदा, उसको भी ग्रेड कर रहा है। आई थिंक दैट वाज अ बिट टू मच। अच्छा चलिए, वो भी आ गया, मैं हैरान हूँ इसके लिए। हु इज टू ब्लेम? आई डोंट नो, मैं वो क्यों आया था, कैसे आया था, मुझे नहीं पता। नहीं, ये इस पूरे सिनेरियो के लिए हु इज टू ब्लेम? आपकी छेड़ जनरल मुशर्रफ। जब फाइनेंशियल करप्शन को पकड़ना था
तो मुशर्रफ के पास फ्री हैंड था। सर, नहीं तो सुन तो 99 की बात है ये तो। सर नाराज ना और सर ये इंटरव्यू 99 का जी, यार। 99 में मुशर्रफ साहब आ चुके थे, उनके वालिद को ओवरथ्रो कर दिया यार। किधर आए? वो तो ये उससे पहले का है। नहीं सर, नहीं मैं मुशर्रफ से सर उससे पहले का है, उसके बाद रिकॉर्ड्स सही कर रहा सर, हूं, उसके बाद सर मैं आपको बता, फाइनेंशियल करप्शन को रूट आउट करने का इख्तियार सिर्फ एक आदमी को मिला था, उसका नाम था मुशर्रफ, और उसने नैब तैयार की। जनरल अमजद वो आदमी था जो कि इन सब लोगों को पकड़ लेता। जनरल अमजद वो आदमी था जो इन सबको पकड़ लेता, लेकिन आपने क्या किया? जनरल अमजद को काम नहीं करने दिया। आपने क्या काम शुरू कर दिए? आपने सियासी जोड़ तोड़ शुरू कर दी, कौम की उम्मीद पे पानी फिर गया। देखें, आप जो जिस मुशर्रफ को जानते हैं ना, वो हकीकी मुशर्रफ नहीं है। सर मैं तो हमेशा वो मुशर्रफ है इन द लाइन ऑफ फायर किताब का। सर मैं सिर्फ हमेशा एक बात कहता हूं, बड़ी सिंपल, रिलेटिवली अयूब खान एंड मुशर्रफ आर द बेस्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान्स लाइफ, दैट्स इट। रिलेटिव बात कर रहा हूं मैं दोनों को ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे थे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अयूब खान साहब, मुशर्रफ साहब, इन दोनों के ज़माने में रिलेटिवली वी लुक्ड बेटर। हमारी जो शक्ल थी पाकिस्तान के बाहर बहुत अच्छी, और मुशर्रफ साहब के ज़माने में पाकिस्तान में नहीं रहता था मैं सर, और पाकिस्तान की जो इज्जत और इमेज, मैं रिलेटिव बात कर रहा हूँ यार। मुझे एक आप रिलेटिव बात कर रहे हो ना, मैं रिलेटिव बात नहीं कर रहा हूं रिलेटिव यार। अगर इन्हीं अदवार में डेमोक्रेसी होती तो हम पता नहीं किधर होते यार। मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ। मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन अगर यही लीडर्स होते तो ये सिस्टम का एक हिस्सा होता है कि इसमें एक मुतबादिल शख्स आता है। आपको पता है आजकल भी कौम का दबाव है। सर ज़ियाउल्लाह साहब का दबाव भी आया था। Why did we never talk about ज़ियाउल्लाह's period? इसकी वजह ये है कि उस प्रॉस्पेरिटी सबसे ज्यादा अयूब खान साहब और मुशर्रफ साहब के जमाने में आई है। थोड़ा बुरा इन दो के जमाने में मैं तो नंबर्स की बात करता हूँ, मेरा ना उनसे को ताल्लुक है, को ताल्लुक। आपको जब अयूब खान साहब थे मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था जब। सर मैं आपको सिर्फ जिया का दौर इसलिए बुरा लगता है क्योंकि जिया थोड़ा मुल्ला तबीयत का आदमी था। जिया के दौर में जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई, I only talk about numbers, आप नंबर उठा के देख लें, that's it। मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप जिया के दौर के नंबर उठा के देख लें, जीडीपी ग्रोथ रेट सर सुन लेना, आप ले आए, मैं आपको दिखाऊंगा जिया की इकोनॉमिक। सर मैं आपको बता, जितना नोटू अमेरिका ने आंख बंद करके जिया को दिया है ना, आप तस्वीर नहीं कर सकते। तो इनको भी मिलता है, सबको मिलता है। मुशर्रफ को बंदे पकड़ने का मिल रहा था। IMF के 14 वेवर यार नवाज शरीफ के दौर में मिले, 14 वेवर अनप्रेसिडेंटेड है सर। IMF ने कभी 14 वेवर मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क को दिए होंगे। इन्होंने 14 रिव्यू में 14 रिव्यू जो इनके रिव्यूज हुए, हर रिव्यू में इन्होंने अपने KPIs पूरे नहीं किए और हर वेव किए गए। क्योंकि आपने जिया इरा की इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं। सर मैं उसकी बात उसको इसलिए बैरी कर दिया। नहीं सुन तो लें सर, मेरे बात चंद सेकंड। मैं आपसे इसलिए मान सकता है कि उस जमाने में हम लोग बहुत पीछे चले गए, बहुत सारी गलत चीजें, सारे आर्म्स ड्रग्स सब कुछ उसी जमाने में आया है और बहुत सारा नोटू भी आया। और आपके जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जितने पॉलिटिशियन हैं, ये भी इनमें से भी अक्सरियत उसी दौर में। नुकसान किसको हुआ उससे? मैं पाकिस्तान के फायदे की बात कर रहा हूँ ना। सर गप लगाएंगे ना, कल ले आऊंगा किताब, दिखा दूंगा GDP। मुझे नापसंद था वो आदमी, हमें नहीं पसंद था वो आदमी, उस आदमी ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन मसला ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। कल वाले प्रोग्राम में बात कर लेंगे नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतहरिक और कोशिश करते हैं माशी मौज़ूआत को आपके सामने लेकर आएँ। हालिया जो वाक़यात होते हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा हम जोर नहीं देते। ये बिज़नेस प्लस का वेबसाइट का एड्रेस आपके सामने, ट्विटर का एड्रेस आपके सामने, फेसबुक का एड्रेस आपके सामने है। अली नासिर और जुनैद गुल भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। तलाश करने के लिए मुझे ख़ास तौर पे गूगल पे चले जाइए, अली नासिर बिज़नेस प्लस लिख दीजिए, मैं मिल जाऊंगा। क्योंकि फेसबुक पे जाएंगे तो वो नोटू मांगते हैं और वो मेरे पास थोड़े से कम है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर, जुनैद गुल और हमारी सारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।